हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 6 फरवरी 2023 का सीडीपी का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे और सीरीज वाइज सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्षेत्र समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया व्याख्या करता है या फिर चर्चा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वह समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की व्याख्या करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है। अब यहाँ पे देखो बताना है यहाँ पे कि विकास जो होता है की ओर बढ़ता है। विकास जो बढ़ता है वह बढ़ता है सिर से पैर की ओर। कैसे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। पहले सिर का विकास होता है और फिर बाकी अंगों का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और यहाँ बताना है कि द्वितीयक कारक कौन सा है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक कारक होता है समाजीकरण का वो होता है परिवार, और फिर उसके बाद जो द्वितीयक कारक होता है वो होता है विद्यालय। क्योंकि जो चीज़ बच्चे सबसे पहले सीखते हैं वो अपने परिवार से ही सीखते हैं और फिर उसके बाद विद्यालय से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे जीन पियाजे ने क्या बताया? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम जो है संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या हो जाता है? तो फिर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे देखो हमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन पियाजे ने अपनी विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? देखो पहली जो है वो संवेदी गामक अवस्था है जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष, और इसे प्राक संक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्राक संक्रियात्मक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। और अगली है तीसरे नंबर की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज होती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे लिखने में। यहाँ पे देखो 7 वर्ष जहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये होती है 2 से 5 वर्ष। कितनी होती है? 2 से 5 वर्ष होती है, और ये होती है 5 से 7 वर्ष। यहाँ पे देखो प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई, जैसे कि संवेदी गामक अवस्था सही दिया गया 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। और उसके बाद जो अमूर्त या फिर यहाँ पे अनौपचारिक होगा, यहाँ पे अनौपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी एज होती है 11 वर्ष से अधिक। 11 वर्ष से जो बाकी की एज होती है उसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक। उसके बाद एक पॉइंट और देखो यहाँ पे दिया गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। या फिर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जो है संरक्षण की विशेषता जीन पियाजे की किस अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, तो बताएंगे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो जो वस्तु स्थायित्व की जो हमारी विशेषता होती है ये होती है हमारी संवेदी गामक अवस्था की। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में
रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वर्तमान में जो रमन है वो नैतिक विकास की जो है वो अवस्था होती है कानून एवं व्यवस्था विन्यास अवस्था में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो नियम बताया था हिंज वाला नियम, ये किसने बताया था? ये कोहलबर्ग ने बताया था। किसने? कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास का नियम है जो उसी के अंतर्गत आता है ये जो हिंज की दुविधा वाला नियम। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा कि जो रमन जो है वो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि सांकेतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। क्या बताया था कि जो सांकेतिक उपकरण होते हैं ये भी अधिगम की प्रक्रिया में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। तो इसके अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि जो सहभागी अधिगम है, सहभागी अधिगम वो क्या करेगा? अधिगम को समुन्नत करती है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो अनुशंसा करती है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। क्योंकि क्या होता है प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है और सभी बालक की क्या होती है अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा धीरे धीरे समझता है। तो इसके लिए जो है व्यक्ति भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, एक योग्यता जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। उसके बाद अगला इसमें से है, जन्म से स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर ऑप्शन डी जो हमारा है, कई प्रकार की होती है। क्या है? बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। अब इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या बताया था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गार्डनर ने बताया था कई प्रकार की बुद्धि होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि बताई थी, संगीत में बुद्धि बताई थी और कई प्रकार की बताई थी बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। पहली थी तार्किक गणितीय, दूसरी भाषाई बुद्धि, तीसरी स्थानिक बुद्धि, चौथी शारीरिक बुद्धि, शारीरिक और या फिर शारीरिक गतिक बुद्धि और पांचवी जो थी वो थी सांगीतिक बुद्धि, छठवीं थी पारस्परिक बुद्धि और 7 थी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, 8 नंबर की थी प्रकृतिवादी बुद्धि और 9 नंबर की जो थी वो थी अस्तित्ववादी बुद्धि। तो यहाँ पे जो 9 पॉइंट ये दिए गए हैं ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा कोई और एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। फिर पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि के बारे में नहीं बताया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। ये कथन दिया गया है और यहाँ पे तर्क बताया गया है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे जो तर्क आर वाला जो है ये तो पूर्ण रूप से गलत दिया गया यहाँ पे और एक कथन जो यहाँ पे है ये सही दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। जो इस तरह के कथन होते हैं, इस तरह की सोच होती है, वह किसको बढ़ावा देती है ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बढ़ावा देती है जेंडर रूढ़िवादिता को। किसको? जेंडर रूढ़िवादिता को ये सब बढ़ावा देते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर,
उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। अब यहाँ बताना है कि नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या फिर लेबलिंग व पृथक्कीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जबकि ए, बी, सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। आकलन करने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। आकलन करने का सिर्फ मेन रीज़न जो होता है ये होता है कि क्या है, जैसे कि कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो बच्चे कितना सीखे कोई चीज़, या फिर कितनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को सीखने में, तो इसलिए क्या किया जाता है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए जो है आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को क्या करना है, समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्वचिंतन प्रतिबिंबन का प्रयोग करना चाहिए। किसका? स्वचिंतन प्रतिबिंबन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो बच्चे जो है सुविधा वंचित, सुविधा नहीं है जिनके घरों में, तो वह इसमें बताना है कि वह किस ओर संकेत करता है, निम्न स्तरीय निष्पादन जो है किस ओर संकेत करता है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो यहाँ पे बताना कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबंधित नहीं कर पाते हैं। विद्यालय जो है सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन करता है। अब यहाँ पे एक कथन बताया गया है कि जो विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो यहाँ बताना कि कौन सा जो है इसमें से ऑप्शन को समर्थन देता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक। क्या हो जाएगा? या सामाजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या श्रवण बाधित कोई छात्र है और उसको क्या करना चाहिए, सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ये अध्यापक को यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। क्या करना चाहिए उसको? यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो यहाँ पे जो चीज़ बताई जाए टीचर के द्वारा उसे क्या होना चाहिए, उसे दृश्यात्मक भी होना चाहिए, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण भी उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मेधावी प्रतिभाशाली होती है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं जो प्रतिभाशाली या फिर मेधावी बच्चे होते हैं। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। क्या हो जाएगा? बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान करने में क्या होगा, विद्यार्थी को प्रॉब्लम होगी अगर किसी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अभी कथन यहाँ पे कथन दिया गया है, जैसे कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने,
समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और समूह कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। और तर्क यहाँ पे है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन कराना चाहिए। तो ये भी कथन यहाँ पे क्या दिया गया है, तर्क जो दिया गया है ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसके अनुसार जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अनुसार जो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा जिसमें से ए नंबर सही हो जाएगा कि आर और ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सी जो है विधि जो है वो महत्व नहीं देती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी वो, तो यहाँ पे पूछा गया नहीं देती है, तो वो विधि हो जाएगी व्यवहार अनुकूलन। व्यवहार अनुकूलन विधि जो है वो शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम और पारस्परिक शिक्षण जो है ये तीनों चीज़ें जो है सक्रिय भूमिका को महत्व देती हैं, विद्यार्थियों की जो है सक्रिय भूमिका को बढ़ाती हैं। जो बी से डी ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, जबकि ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं, निष्क्रिय अनुसरण के द्वारा अच्छी तरीके से सीखेंगे, पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखेंगे, जिज्ञासा या फिर अन्वेषण के माध्यम से अच्छी तरीके से सीखेंगे, या फिर कंठस्थीकरण से सीखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा और अन्वेषण। जिज्ञासा और अन्वेषण के माध्यम से बच्चे जो है सबसे अच्छे तरीके से सीखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। यहाँ बताना कि समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, तो ये हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है वो समस्या समाधान में क्या होती है, बाधक होती है। तुम्हारा बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है बाधक, ये निगेटिव वर्ड पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बताना कि विद्यार्थियों द्वारा जो ग्रहित अवधारणाएं हैं तो अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित करनी चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यहाँ बताना कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम जो है, पुरस्कार पाने के लिए नगद पुरस्कार पाने के लिए जो अधिगम होगा वो किसका उदाहरण होगा, वो होगा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो यहाँ पे सायमा कोई लड़की वो क्या होती है, बार बार असफल हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो उसकी असफलताएं हैं उसमें किस प्रकार की भावना का जो है विकास करेगा। तो वो करेगा असहायता का सीखा हुआ भाव। क्या हो जाएगा, उसको असहायता का सीखा हुआ भाव उसमें क्या होगा, विकसित होगा उसके माइंड में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 28 नंबर, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि आप किसी को, कोई जो विद्यार्थी आप उसको कोई चीज़ याद करवा रहे हैं तो कौन सी विधि आपको नहीं प्रयोग करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिए गए हैं, इसमें से आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और
गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि अगर बच्चे को कोई चीज़ याद करवानी है तो क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है वो क्या करती है कि रटन पद्धति से मुक्ति दिलाने की बात करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। हमें ए ऑप्शन जो है निष्क्रिय रूप से कई बार जो है बच्चे को दोहराने के लिए नहीं कहेंगे, जबकि बी, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्यक्तिगत कारक पूछा गया है। तो जो अधिगम को प्रभावित करेगा व्यक्तिगत कारक वो हो जाएगा आनुवंशिकता। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे बताना कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, तो वो हो जाएगा निराशा की भावना से। निराशा की भावना से जो अधिगम हो जाएगा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए थे 30 क्वेश्चन CDP के वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।